मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सुधा ऑनलाइन में। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे समास। समास का परिचय देखते हैं। क्या है समास? देखिए, समास के माध्यम से भी नए शब्दों की रचना की जाती है। क्या होता है? समास के माध्यम से भी नए शब्दों की रचना की जाती है। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर विभिन्न तरीकों से एक नए शब्द की रचना की जाती है। इस क्रम में शब्दों की विभक्तियों, योजक शब्दों आदि को हटाकर बचे शब्दों को पास पास लाया जाता है। क्या किया जाता है? संक्षेपीकरण किया जाता है। इस क्या होता है? दो तरीके से होता है। एक तो दोनों पदों को मिला करके नए शब्दों की रचना की जाती है और इसका विग्रह करके इसको विस्तार करते हैं। समस्त पद और विग्रह दो आगे पढ़ेंगे, दो रूप होंगे इसके। तो इस क्रम में शब्दों की विभक्तियों, योजक शब्दों आदि को हटाकर बचे शब्दों को पास लाया जाता है। इसी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। अब हम समास की परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को निकट लाने से नए शब्द की रचना को समास कहते हैं। परिभाषा फिर से एक बार देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को निकट लाने, मतलब कि दो शब्दों को पास पास लाने से नए शब्दों की रचना को समास कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तुलसीकृत है, यहाँ देखिए, पहले यहाँ से तुलसीकृत है। तुलसीकृत को विस्तार करके लिखेंगे, तुलसी के द्वारा लिखा हुआ, तुलसी के द्वारा लिखा गया। इसी तरह पानी में डूबा हुआ, पानी में डूबा हुआ के लिए एक शब्द संक्षेपीकरण इसका करेंगे, बन जाएगा जलमग्न। राह के लिए खर्च, राह खर्च। चार आनन का समूह, चतुरानन। लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, लंबोदर। इसी तरह से पूर्व पद एवं उत्तर पद, उसमें समास में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। समास रचना में दो पद होते हैं। इनमें से पहले पद को पूर्व पद एवं बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। और क्या होता है? एक होता है समस्त पद, ये गलत लिखा हुआ है, 15 नहीं है, पद है, समस्त पद, समस्त पद। समास प्रक्रिया में बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। यह पूर्व पद एवं उत्तर पद का मेल होता है। इन्हें हम निम्नलिखित द्वारा समझा सकते हैं, निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है इसको। देखिए, समास विग्रह। समस्त पद के पदों को जैसे पहले जैसी दशा में लाना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद के पदों को पहले जैसी दशा में लाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे अभी आपने ऊपर देखा था, समास विग्रह कहलाता। जैसे ये समस्त पद हुआ जल, राह खर्च। इसको राह के लिए खर्च पहले की स्थिति में लाना क्या हो गया? समस्त पद हो गया। इसी तरह से आगे देखते हैं इसके भेद। समास विग्रह हो गया वहां। इसके बाद समास के भेद देख लेते हैं। समास के भेद, समास के भेद देखिए, मात्रा इसमें नहीं लगी है, भा पे मात्रा लगेगी। भेद, समास के भेद। समास के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? 6 भेद माने गए हैं। इनके नाम देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो इन समास, अब इसमें जो हम सबसे पहले देख लेते हैं अव्ययी भाव समास को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं अव्ययी भाव की। जिस समास में पहला पद प्रधान और दूसरा गौड़ होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब क्या? जिस समास में पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद गौड़ हो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा या फिर विशेषण होता है। क्या होता है? पूर्व पद मतलब कि पहले का पद जो होता है वो अव्यय होता है और उत्तर पद, बाद वाला पद जो होता है, संज्ञा होता है या फिर विशेषण होता है। इसमें समस्त पद अव्यय का काम करता है। इसका जो समस्त पद होता है वो अव्यय का काम करता है। जैसे
एक शब्द है आजीवन। कौन सा शब्द है? आजीवन। आजीवन में क्या हुआ? आ उपसर्ग हो गया, अव्यय हो गया, और जीवन क्या हो गई? संज्ञा हो गई। तो आजीवन संज्ञा, अव्यय और संज्ञा का मेल हो गया। यहाँ पे ये मुख्य पद हो गया, ये गौड़ पद हो गया, आजीवन हो गया। प्रति, प्रति क्या है? अव्यय है। और एक, प्रति एक, ये एक विशेषण हो गया। शब्द क्या था? प्रत्येक, प्रति। और इस तरह से पहला शब्द इसमें पहला अव्यय हो गया, दूसरा संज्ञा हो गया अथवा विशेषण हो गया। इसमें ये अव्ययी भाव हो जाते हैं, जैसे आजीवन हुआ, आमरण हुआ। इस तरह से शब्द आ जाते हैं। अगर पहला पद अव्यय वाला तो उसमें सब तत्पुरुष समास होता है। ओ तत्पुरुष नहीं, अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त, बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। रण भूमि, रण की भूमि, अध्ययनरत, अध्ययन में रत। का देखिए कर्म तत्पुरुष, इसमें जो है विभक्तियों के अनुसार जो कारक होता है, कारक के अनुसार तत्पुरुष समास में चिन्हों का लोप होता है, उससे वही तत्पुरुष हो जाता है। जैसे यहाँ कर्म कारक के चिन्हों का लोप हो रहा है, इसमें को चिन्ह है तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होता है। पहले देख लेते कर्म तत्पुरुष देख लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद, जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को लोप हो जाता, को का लोप होता है, उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। इसी तरह से करण तत्पुरुष है। विभिन्न मतलब सारी विभक्तियों का लोप होता जाएगा, जैसे जैसे जिन जिन विभक्तियों का चिन्ह आएगा वही तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे पहले में था कर्म तत्पुरुष में, कर्म तत्पुरुष में था को चिन्ह का लोप हो गया, करण तत्पुरुष आ गया। इसके बाद करण में क्या है? करण का चिन्ह होता है से के द्वारा। तो इसमें क्या है? जिस समास के पूर्व पद में करण कारक के विभिन्न चिन्ह, विभक्त चिन्ह से के द्वारा का लोप हो उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। इसी तरह से संप्रदान का है। जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक विभक्त चिन्ह को के लिए का लोप हो जाता है उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। अपादान तत्पुरुष इसी तरह से है, जिसमें क्या होता है? पूर्व पदों में अपादान के विभक्त चिन्ह से अलग होने का भाव आता है या लोप हो जाता है, वहाँ अपादान कारक हो जाता है। संबंध तत्पुरुष, इसमें क्या है? पूर्व पद में संबंध कारक के विभक्त चिन्ह का, के, की, रा, रे, री का लोप होता है, उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। और अधिकरण तत्पुरुष, जिस समास में अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर का लोप हो जाता है, में पय पर इसका चिन्ह होता है, तो अगर इनका लोप हो जाता है तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। तत्पुरुष का ही भेद है ये अधिकरण तत्पुरुष। इसके बाद देख लेते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में न पूर्व पद होता है और न उत्तर पद होता है, दोनों ही पद समान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दो शब्दों के निकट आने से उनको मिलाने वाले और या अन्य समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप हो जाता है, ये होते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हो जाता है। इसके बाद हम जैसे माता और पिता, भाई और बहन, ये सब जो है द्वंद्व का है, इसमें और का लोप हो जाता है, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय में क्या है? कर्मधारय समास में जिस समास में एक पद उपमेय तथा विशेषण और विशेष्य हो, एक पद क्या हो? उपमेय हो अथवा विशेषण और
विशेष्य उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहला क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है और उपमेय और उपमान का संबंध होता है इसमें। जैसे स्वर्ण कलश, नीलकंठ, इस तरह के आ जाते हैं तो उसमें बहुब्रीहि हो जाता है। विशेषण और विशेष्य का होता है जब, तो कर्मधारय हो जाता है। द्विगु समास, द्विगु समास में सबसे सरल क्या है, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। परिभाषाएं पहले देख लेते हैं फिर से, उदाहरण के लिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे और आगे। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या है, जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे पंकज, समस्त पद का विग्रह हुआ है पंकज, अर्थात पंक मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ में जन्म लेने वाला जो है, अर्थात पंक में मछली भी जन्म लेती है, सीप, घोंघा, सीप, कीड़े मकोड़े, घास आदि आदि पैदा होते हैं, परंतु यहाँ पंकज कमल के अर्थ का बोध कराता है। पंकज मतलब पंक मतलब कीचड़, जा मतलब उत्पन्न हुआ, कीचड़ में उत्पन्न हुआ अर्थात कमल। कीचड़ में तो बहुत चीजें उत्पन्न होती हैं लेकिन उसका नहीं, ये एक विशेष का बोध करा रहा है, कमल का ही बोध कराता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह कमल प्रधान होने के कारण, यह कमल जो है प्रधान होने के कारण यहाँ बहुब्रीहि समास है। और नहीं तो पंख में उत्पन्न होने वाले जितने भी चीजें हैं सबको हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिया गया है, बस केवल क्या है, कमल को पंकज अगर आ गया तो हम उसको कमल ही मानते हैं। तो ये कमल जो है पंक धन जा पंख में उत्पन्न होने वाला कमल, अर्थात ये क्या हो गया, अन्य का बोध करा रहा है, ये हो गया बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या देखा, समास की परिभाषाओं को देखा है। इसके उदाहरण सहित कुछ उदाहरण और प्रश्न उत्तर हम फिर देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।